जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो अभी जो मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो बनाया था कि बोर्ड ने अपनी तरफ से संशोधन कर लिया है, लेकिन एक जो प्रॉब्लम अटक रही थी वो अटक रही थी हमारी हाई कोर्ट में जो याचिका लग रही है क्वेश्चंस को लेके। तो वैसे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पता लग गए होंगे, तो लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस की आई है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कितने क्वेश्चंस हमारे याचिका में लगे हैं और वो किस परिस्थिति में उनका जो चांसेस है कि वो बोनस हो सकते हैं या क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। लेकिन मेन जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इससे जो कट ऑफ में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, किस तरीके से कट ऑफ पूरी परिवर्तित हो जाएगी और जो काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि कट ऑफ की क्या पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। इस मामले में हम इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से पहले क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं कि किन क्वेश्चंस पे याचिका लगी है और किन क्वेश्चन पे चांसेस हैं कि आपकी बोनस हो सकता है या करेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो फटाफट से देखो ये क्वेश्चन है कुछ लेवल 1 के। सबसे पहले लेवल 1 के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है मेनली आपका जो है विश्वसनीयता की अवधारणा से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखोगे तो सी जो आंसर है वो बोर्ड ने माना है। ठीक है, ये आंसर है आपका बोर्ड का। ठीक है, और इसमें याचिका जो लगी है वो लगी है आपकी डी के लिए। तो आपकी जो याचिका लगी है वो डी के लिए लगी है। ठीक है, तो कई सारे सोर्सेज से मुझे पता लगा है, मैं ऐसे इन सब्जेक्ट में ज़्यादा मेरे को आइडिया नहीं है बिकॉज लेकिन मुझे कई सारे लोगों से आइडिया लगा है कि आपकी जो है डी के चांसेस हैं कि वो करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो अभी उस मामले में नहीं जाते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि करेक्शन होगा उससे क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है कि हिंदी का क्वेश्चन है, लेवल 1 का ही क्वेश्चन है ये भी। इसमें जो है आपकी जो याचिका लगी है वो लगी है क्वेश्चन डी को जो है ये बोर्ड ने करेक्ट माना है। ठीक है, ये बोर्ड ने आपका करेक्ट माना है की में, और जो याचिका लगी है वो लगी है आपकी जो है सी पे आपकी इसकी याचिका लगी है। ठीक है, तो इसके चांसेस हैं कि ये आपकी जो है सी पे याचिका लगी है और इसके जो है काफ़ी बोल रहे हैं कि 100% चांस है कि इसका आंसर जो है परिवर्तित हो सकता है। विशेषज्ञों की जो यही राय है, मुझे एटलीस्ट सोशल मीडिया के थ्रू जो पता चला है। ठीक है, उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आता है 72 कम्युनिकेटिव अप्रोच को लेकर क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका जो क्वेश्चन है उसमें बोर्ड ने जो आंसर दिया है वो दिया है सी। ठीक है, ये बोर्ड का आंसर है और आपने जो याचिका लगी है उस याचिका में जो माना गया है वो माना गया है आंसर डी। तो याचिका आपकी जो है इस पे लगी है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ये है याचिका जहाँ पे आपकी अब जो पिटीशन डाली गई है, पिटीशन में मांग की गई कि इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 91st क्वेश्चन मैथ्स का है। अब ये क्वेश्चन क्या है कि वैसे मैथ्स के क्वेश्चन में क्या होता है कि याचिका लगाना कोई बनता नहीं है, तो क्योंकि ज़्यादा चांसेस है कि इसमें कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन इसमें जो याचिका लगी है वो इस तरीके से लगी है कि उन्होंने बोला है कि इस क्वेश्चन को आउट ऑफ सिलेबस माना है और उसका जो तथ्य दिया है उसके पीछे ये दिया है कि आपको जो मैथ्स का सिलेबस है लेवल 1 का, उसमें 3 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में नहीं दिया गया है, नहीं पूछा गया है। और इसमें जो क्वेश्चन अगर आप देखोगे ब्रिक जो होती है आपकी 3 डायमेंशनल फिगर होती है। अगर आप देखोगे जो ब्रिक जो होती है आपकी वो 3 डायमेंशनल फिगर होती है, तो कहीं ना कहीं ये ब्रिक का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इसमें, और वॉल्यूम भी है। अगर आप देखोगे तो तीनों ही डायमेंशन आ रही है, तो ये वॉल्यूम का क्वेश्चन बन जाता है और 3 डायमेंशन केस में वॉल्यूम आता है, तो वो जो आपके कोर्स में नहीं है। तो इसमें जो मांग की गई है वो आउट ऑफ सिलेबस की मांग की गई है। ये कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इसलिए इसको क्या किया जाए, इसको बोनस किया जाए। ठीक है, ये मांग की गई है याचिकाकर्ता द्वारा। तो देखते हैं किस तरीके से हो सकता है, पर इस टाइप के क्वेश्चंस में लॉजिकली अगर आप जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको आउट ऑफ सिलेबस होके बोनस मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि इस टाइप क्वेश्चंस को हाई कोर्ट वगैरह में इग्नोर कर दिया जाता है। उसके बाद सेम आपका 112 क्वेश्चन है, उसमें भी सेम मांग की गई है, वही आपका आउट ऑफ सिलेबस दिया गया है। इसमें तो खैर मैंने भी सिलेबस को चेक किया है और क्योंकि इसमें कर्व सरफेस की बात की गई है तो ये तो चांसेस 0% चांस है कि ये आपका होगा, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें मुझे चांसेस नहीं है कि ये बोनस होगा क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है सिलेबस में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है आपका ईडब्ल्यूएस का क्वेश्चन है आपका जो है आपका 130। उसमें हु कॉइन्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी। इसमें थोड़ा सा एक जो कन्फ्यूजन आया है, इसमें पूछा गया है कि आपको जो है ये बोला गया है इन्होंने कि इस क्वेश्चन को भी आप क्या करो, या तो इसके 2 आंसर करो। बोर्ड ने जो इसका आंसर बताया वो बताया है इसका डी। ठीक है, ये इसका बोर्ड का आंसर है, यानी कि आपका जो की में जो आंसर आया है। ठीक है, लेकिन इसका जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि इसका जो आंसर है वो पुस्तकों में कहीं अलग दिया हुआ है, स्पेशली 2016-17 की जो बोर्ड की पुस्तकें हैं उसमें अलग दिया हुआ है। तो इसकी जो मांग की गई है याचिका में वो मांग की गई है बोनस की। देखो अब इसे प्रॉब्लम क्या निकल के आती है, प्रॉब्लम ये निकल के आती है कि बोर्ड ने इस बार जो आपके आंसर्स दिए थे ना वो नॉर्मली 2019-20 की बुक्स के आधार पे दिए थे। ठीक है, 2019-20 की जो बोर्ड की बुक्स हैं उसके आधार पे आपके सारे आंसर डिफाइन थे। तो अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि या तो आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन में या फिर
प्रायोर देनी चाहिए थी आपके स्टूडेंट्स को कि आप जो है 2019-20 की ही पुस्तकें पढ़ें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ करेक्शन किए हो 2017 से 18 में, 19-20 में बुक्स में करेक्शन होते रहते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, कई सारे करेक्शन होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, ये आप कह नहीं सकते कि हर स्टूडेंट जो है लेटेस्ट बुक से ही पढ़ेगा, क्योंकि आपके पास अगर ओल्ड बुक है और आप ओल्ड बुक से पढ़ रहे हो, और ओल्ड बुक में अगर, क्योंकि ओल्ड बुक की भी उतनी वैलिडिटी होती है जितनी न्यू बुक की वैलिडिटी होती है। स्पेसिफिकली अगर आप एग्जाम में या नोटिफिकेशन के थ्रू कहते हो कि आप इन्हीं बुक से रेफर करोगे, अगर नहीं कहते हो तो फिर ओल्ड बुक की भी हो जाती है। तो यहाँ एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ओल्ड बुक में इसका आंसर कुछ और है और यहाँ पे कुछ और दिया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी बोनस की मांग आपकी याचिका में की गई है। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी L1 की। अगर L1 की बात करें हम, तो L1 में लगभग आपके जो हैं 6 क्वेश्चन जो हैं लगभग आपके निकल के आते हैं जिन पे आपका ये याचिका लगी है। इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन हो सकते हैं। मेरे पास इन्फॉर्मेशन 6 क्वेश्चंस की है, क्योंकि आपको पता है कि हाई कोर्ट में जब आप पिटीशन डालते हो तो आपको वहाँ से एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन, या तो आप वन ऑफ द पार्टी हो केस में, या फिर आप एक ट्रू कॉपी किसी के थ्रू या लीगल थ्रू से आप निकालो तो आपको पता चलेगा। ये तो मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू पता चला है, स्पेशली याचिकाकर्ताओं के थ्रू, और थोड़ा लीक हो जाते हैं कई बार, वरना ये क्या है, बहुत सीक्रेट रखी जाती है। अदरवाइज इसमें क्या होता है कि बोर्ड जो है कुछ अपना प्रिपरेशन कर सकता है, वो एक अपना क्वालिटी इनकाउंटर तैयार कर सकता है, तो इसलिए ये सीक्रेट होती है। लेकिन कहीं ना कहीं से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है 6 क्वेश्चन पे, इससे ज़्यादा भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं लेवल 2 पे। लेवल 2 पे अगर आते हैं तो पहला आपका जो क्वेश्चन है वो आपका लगा है क्वेश्चन नंबर 24, CDP सेक्शन का आपका क्वेश्चन है साइकोलॉजी का। और इसमें जो लिया गया है वो लिया गया है कि आपको जो बोला गया है, इसमें जो आंसर बोला गया था, वो बोर्ड ने जो आपका आंसर था वो बोला था कि C और D के पक्ष में आपकी याचिका इसमें लगी है। ठीक है, बोर्ड ने एक ही आंसर बताया था, लेकिन C और D के पक्ष में इसमें याचिका लगी है। तो जो याचिका है वो कहती है कि C और D दोनों को आप सही मानो। ठीक है, याचिका इस डायरेक्शन में लगी है, और वही आपके जो तथ्य दिए उन्हें बोर्ड की कोई बुक्स होंगी या कोई रेफरेंस बुक्स होंगी। नॉर्मली बोर्ड की बुक्स ही मान्यता प्राप्त बुक्स होती हैं। ज़्यादातर रेफरेंस बुक्स में अगर बहुत अच्छा ऑथर है और कुछ अच्छा फेमस ऑथर है तो ही उसकी वैल्यू निकल के आती है बुक की, वरना बोर्ड की बुक्स की ही वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका 46 क्वेश्चन, जिसमें बोर्ड ने इसका आंसर माना है बी। ठीक है, बोर्ड के हिसाब से इसका आंसर है बी, यानी कि आपकी की में इसका आंसर है बी, लेकिन याचिका आपकी लगी है डी के लिए। ठीक है, याचिका में कहा गया है कि डी आपका इसका आंसर होना चाहिए। यही वही वाली बात है, इसकी ये भी बुक्स में जो है आपका आंसर जो है पुरानी किसी बुक्स में आपको दिया हुआ है भाववाचक संज्ञा, और कहीं आपको पुरानी बुक्स में गुणवाचक विशेषण इसका आंसर दिया हुआ है। तो याचिका इस तरीके से लगाई गई है कि या तो बोला है कि आपसे बी और डी दोनों को करेक्ट मानो, यानी कि बी वाले को मार्क्स दो, डी वाले को मार्क्स दो, या फिर आप इस क्वेश्चन को बोनस करो। ठीक है, मैं आपको इसके दोनों के इफेक्ट बताऊंगा कि जब अगर 2 आंसर बताते हैं तो क्या इफेक्ट आता है कट ऑफ पे, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। क्विकली पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन में आपका ए आंसर माना है बोर्ड ने, लेकिन याचिका जो लगी है आपकी सी क्वेश्चन की लगी गई है। यही बाद में कहीं से वही बुक्स में आपका कहीं पे संयुक्त वाक्य आंसर है, तो बुक्स के हिसाब से या फिर किसी रेफरेंस बुक के हिसाब से याचिका जो है सी क्वेश्चन की लगी हुई है। उसके बाद आ जाते हैं 54 क्वेश्चन पे। 54 में जो है आपका बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या था, बोर्ड ने इसको बोनस डिक्लेयर किया था। बोर्ड की जो की है इसमें इसको बोनस डिक्लेयर किया गया था, और कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, पिछले साल का जो पेपर था उसी से रिपीट होकर आया है। बोर्ड ने शायद ये समझते हुए इसको बोनस कर दिया हो कि सबको दे दो क्योंकि पुराना क्वेश्चन है, लेकिन जो याचिका लगी है वो याचिका ये लगी है कि इसका आंसर जो है आंसर है डी, जो कि 2018 में भी इसका आंसर दिया गया था। तो याचिका यहाँ पर ये लगी है कि जिन्होंने पुराने पेपर सॉल्व किए हुए थे, जिन्होंने इस तरीके की तैयारी की हुई थी, जिनको उनका आंसर पता था, तो उनको क्या है कि इसका बेनिफिट नहीं मिल पाया, क्योंकि डेफिनेटली सबको बोनस होगा तो फिर सबको ही मिलेगा, और अगर बोनस नहीं होगा तो उनको नहीं मिलेगा जिन्होंने इसका गलत लगाया है, उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने इसका डी आंसर लगाया है। तो ये याचिका भी लगभग आपकी लॉजिकली सही है, और मुझे लगता है हाई कोर्ट से इसका जो आ जाएगा कि हाँ डी आंसर मानेंगे, मेरे हिसाब से हाई कोर्ट इसको डी आंसर कर देगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे 74 क्वेश्चन पे। 74 क्वेश्चन हिंदी का क्वेश्चन है। डी इसका सही आंसर माना है बोर्ड ने, लेकिन जो याचिका लगी है वो याचिका लगी है आपकी क्वेश्चन नंबर आंसर ए के लिए। ठीक है, ए आंसर के लिए याचिका इसमें लगी है, और इसका जो सीधा सा जो रेफरेंस प्रूफ है वो रेफरेंस प्रूफ दिया जा रहा है कि RPSC के द्वारा, जो आपका अध्ययन बोर्ड है उसके द्वारा जो SI का एग्जाम किया जाता है, उस SI के एग्जाम में कुछ नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन आया था, जिसमें कहा गया था कि निम्न में से उसमें दंड जो है यूज़ करके नेगेटिव फॉर्म में पूछा था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, और वहाँ पे कर्ता एवं संप्रदान आपका जो है उसका आंसर था। तो उस आंसर को अगर अपन करेक्ट माने तो वहाँ से इसका डी आंसर नहीं निकलता है, वहाँ से इसका डी नहीं निकलता है, इसका आंसर ए निकलता है। तो याचिका इसी फॉर्मेट में लगी है, और इसके भी चांसेस है कि इसका भी आंसर चेंज हो सकता है। ठीक है,
74th क्वेश्चन तो बहुत फेमस क्वेश्चन था और इसका जो आंसर आपको पता ही होगा कि इसके लिए तो बोर्ड ने खुद संशोधन कर दिया है। और हमने अभी काफ़ी डिस्कस भी किया था कि लास्ट टाइम वीडियो में कि जो बोर्ड ने संशोधन किया है एक क्वेश्चन में इंग्लिश में, वो यही क्वेश्चन है। और इसमें जो पहले क्या था, बोर्ड ने आपका ए और सी आंसर माना था, अब बोर्ड ने इसका ए सी से चेंज करके क्या कर दिया है, बी एंड सी कर दिया है। तो इसमें वही एडवांटेज वही हुआ है कि जिन्होंने बी लगाया था उनको भी अब मार्क्स मिलेगा और जिन्होंने ए लगाया था उनका मार्क्स घट जाएगा। ठीक है, सी तो कॉमन है, सी में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बी वालों को मिलेगा और ए वालों का घट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 109 पे। 109 क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि 109 क्वेश्चन भी आपका वही किसी बुक्स में क्या दिया हुआ है, किसी बुक्स में क्या दिया हुआ है। तो इसमें जो है आपका मेनली आपको बोला गया है कि आपकी ए क्वेश्चन पे याचिका लगी है कि ए इसका आंसर होना चाहिए, जबकि बोर्ड ने इसका जो आंसर है वो डी माना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपकी या तो वही याचिका है कि आप तो ए और डी दोनों को सही मानो क्योंकि दोनों बुक्स में दे रखा है, या फिर आप इस क्वेश्चन को क्या करो, बोनस करो, या फिर इसका जो है आप डिसाइड करो। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसमें याचिका लगी है। उसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन आता है वो आपका आता है 134। इस क्वेश्चन में भी आपका जो मेनली है बोनस के लिए याचिका लगी है क्योंकि इसमें भी दो आंसर जो है करेक्ट माने जा रहे हैं डिफरेंट बुक्स में। तो इसमें भी जो आपकी याचिका करता है उसने कि बोनस की मांग की है कि इस क्वेश्चन को बोनस किया जाए। ठीक है, तो ये आपके टोटल क्वेश्चन हो गए। अगर आप देखो तो लगभग आपके L1 में जो है 6 क्वेश्चन है, अपने पास इंफॉर्मेशन है 6 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और L2 में आपके जो है लगभग 8 क्वेश्चन है। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है 14 क्वेश्चन में आपकी जो है ये याचिका लगी है, जिसमें से अगर आप देखोगे वैरायटी तो लगभग जो है 4 से 5 क्वेश्चन बोनस की डायरेक्शन में याचिका लगी है और 10 से 11 क्वेश्चन जो है, 9 से 10 क्वेश्चन जो है आपके जिनके या तो ऑप्शन चेंज हो सकते हैं या फिर मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट माने जा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका जो मेन फर्क पड़ेगा वो कट ऑफ पे कितना पड़ेगा। देखो मैंने आपको लेवल 1 की कट ऑफ बताई थी, मैं लेवल 1 को ही मानकर चल रहा हूँ क्योंकि लेवल 2 में क्या होता है कि काफ़ी सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो किस सब्जेक्ट का वो क्वेश्चन है उसी सब्जेक्ट पे फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर केवल लेवल 1 की बात करें तो मैंने आपको जनरल की कट ऑफ बताई थी 121 से 125। अब क्या होगा, देखो सबसे पहले तो मैंने आपको कई सारे वीडियो में एक चीज़ बताई कि कट ऑफ को समझना है पहले अपन को कि कट ऑफ होती क्या है। कट ऑफ होती है वो मिनिमम मार्क्स को स्टूडेंट लेके आता है जिससे कि जो आपकी सीट्स हैं, जो भी आपके अवेलेबल सीट्स हैं वो अवेलेबल सीट्स फिल हो जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर 5 सीट है मेरे पास, ठीक है, और स्टूडेंट्स के नंबर इस रेंज में हैं, आप सपोज मान लेता हूँ 119, 118, 115 और 116, और इसके बाद फिर मेरे बहुत सारे नंबर हैं। तो मेरी जो कट ऑफ होगी वो सिंपल है कि मेरी कट ऑफ कितनी हो जाएगी, मेरी कट ऑफ हो जाएगी 115। ठीक है, ये सिंपल सा मेरा कट ऑफ का फंडा होता है कि मेरी जो कट ऑफ होगी वो कितनी हो जाएगी, 115 हो जाएगी, क्योंकि मैं इसको भी ले लूँगा, 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 तो मेरा 5 सीटें फुल हो जाएंगी। उसके बाद 114 वाले का सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि मेरे 5 सीटें फुल हो चुकी हैं। ये होती है मेरी कट ऑफ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपका जो अभी जो याचिका हो रही है, इस याचिका में क्या फ़र्क आएगा, अगर मैं आपको बहुत ही ब्रॉड वे में समझाने की कोशिश करूं तो कट ऑफ पे कोई ज़्यादा चेंज इसमें आने वाला नहीं है। उसका कारण आप समझो, उसका कारण है समझो कि सपोज फॉर एग्जांपल 125 लेवल 1 की कट ऑफ जाती है, मान के चलो, ठीक है, और आपके 6 क्वेश्चन हैं लेवल 1 में। चलो मान लेता हूँ कि एक क्वेश्चन हमसे छूट गया होगा, तो मान लेता हूँ कि मैं 6 ही मानता हूँ, 6 क्वेश्चन हैं हमारे जो है, और 6 के 6 में ही जो होता है क्या, उसमें से आपके 2 क्वेश्चन बोनस होते हैं, ठीक है, और आपके जो हैं 4 क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, 4 क्वेश्चन में आपका ऑप्शन चेंज हो जाता है। अब क्या होगा, इन दोनों सिनारियों में कट ऑफ अगर 125 जा रही थी तो कोई दिक्कत नहीं है, कट ऑफ अभी भी 125 ही जाएगी। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके 125 से घट के 121 हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनके 121 से बढ़ के 125 हो जाएंगे। तो ये आप डायरेक्शन को समझो, यहाँ से कुछ स्टूडेंट आएंगे इधर की डायरेक्शन में, कुछ स्टूडेंट जाएंगे इधर की डायरेक्शन में। तो 125 तो आपका फिक्स रहेगा, 125 में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। लेकिन होगा क्या कि कुछ ABC स्टूडेंट्स में से DEF जो स्टूडेंट हैं, ये हो सकता है कि इनमें से कुछ स्टूडेंट जो हैं आपके, ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इनका सिलेक्शन खतरे में पड़ जाए और इनका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि जो नीचे आ जाएंगे उनका चांसेस है कि वो सिलेक्शन नहीं होंगे, और जो ऊपर आएंगे वो उस सीट्स को कवर कर लेंगे। तो ये तो सिंपल सा बात है कि अगर ऐसा है किसी स्टूडेंट ने अगर अपना आंसर सही लगाया है तो उसका सिलेक्शन होना चाहिए, लाजमी सी बात है। ठीक है, तो इसमें आपको ओवरऑल घबराने की जरूरत नहीं है कि कट ऑफ की तस्वीर ही चेंज हो जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि इंडिविजुअल स्टूडेंट्स में फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि जो मैंने आपको बोर्ड के द्वारा जो बताई थी, जो हमारा एक टॉपिक मैंने आपको बताया था कि बोर्ड
संशोधन करके दोबारा रिजल्ट जारी करेगा नहीं करेगा। देखो एक क्वेश्चन तो बोर्ड ने मान ही लिया है, 74th क्वेश्चन जो आपका इंग्लिश में था, बोर्ड उसके लिए तो रिजल्ट जारी करना ही पड़ेगा बोर्ड को। मैंने आपको बताया था बोर्ड उसका जो है रिजल्ट जल्द ही जारी करेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2-3 दिन में उसका रिजल्ट जारी कर देगा, ठीक है। जिनके स्टूडेंट्स में मार्क्स में चेंज आए होंगे वो आ जाएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन चेंज हुआ है तो वो आपका इजीली इंप्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन सपोज अगर यहाँ से अगर आप देखो कि लेवल 1 से और लेवल 2 से जो हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस करें इसमें से 10 क्वेश्चन में अगर चेंज करना पड़ गया तो बोर्ड को डेफिनेटली रिजल्ट तो दोबारा घोषित करना ही पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। रिजल्ट तो दोबारा आएगा, लेकिन उसका जो फर्क पड़ेगा, एक जो इंपॉर्टेंट बात इसमें सोचने वाली है कि बोर्ड ने अगर सारी चीज़ों को परिस्थितियों को देख के, क्योंकि बोर्ड के पास लिस्ट आ गई होगी कितने क्वेश्चंस पे आपत्ति लगी हुई, बोर्ड वन ऑफ द पार्टी है केस में, तो उनके पास लिस्ट सारी आ गई होगी और उन क्वेश्चन पे उनकी जो तैयारी होगी, जो वो काउंटर अटैक देना चाहते होंगे, वो रेडी है। इसीलिए अभी बोर्ड ने जो ये है एक बार फिर से संशोधित की, इसीलिए निकाली है कि उन्होंने ये इंश्योर किया है कि हमारी तरफ से जो है सारे वेरीफाई कर ली गई हैं आपत्तियाँ, और हमने केवल लगाया कि हमको एक ही क्वेश्चन है जो चेंज करने लायक है, बाकी सब क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो बोर्ड अपनी तरफ से रेडी है, तो कोई भी चेंज नहीं होगा फिर तो, ना तो रिजल्ट चेंज होगा ना कुछ चेंज होगा अगर बोर्ड की बात हाईकोर्ट मान लेती है। अगर मैंने जैसे कि कुछ क्वेश्चन में मैंने बताया कि बहुत क्लियर है कि लॉजिकली तरीके से देखा जाए तो हाईकोर्ट पक्ष में जा सकती है स्टूडेंट्स के, तो वहाँ पे फिर क्या होगा कि बोर्ड को रिजल्ट दोबारा निकालना ही पड़ेगा, और वहाँ से आपकी कट ऑफ में जो चेंज होगा वो मिनिमल होगा, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, कम से ज़्यादा हो जाएंगे और ज़्यादा वाले कम हो जाएंगे। अब कितने होते हैं वो बहुत क्या करेगा कि वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, उसका हम देख लेंगे एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है एक ही सिनारियो में आपकी कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, जिसके बहुत कम चांसेस हैं, 5 to 10% जिसके चांसेस हैं वो ये है कि एक बंदा जिसके ऑलरेडी 128 आ रहे थे उसके साथ +7 हो जाएं और उसके 135 आ जाएं। तो अगर नीचे से अगर ऐसे बढ़ते गए तो 125 अगर कट ऑफ जारी थी तो 125 वाले के अगर 5 नंबर बढ़ गए और 130 हो गया, यहाँ से फिर कट ऑफ में चेंज आ जाएगा। तो ये चीज़ तो हमें तभी बता सकते हैं तब एक बार हाई कोर्ट का रिजल्ट आ जाए, और हाई कोर्ट का रिजल्ट आने के बाद हमको एक बार ये पता चल जाए कि कितने क्वेश्चन को हाई कोर्ट ने माना है, और उसके हिसाब से फिर से हम एक बार मार्क्स को इकट्ठा कर लें कि कितने मार्क्स स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, तो वहाँ से हम बता सकते हैं कट ऑफ में कितना चेंज आएगा। लेकिन अभी जो परिस्थितियाँ बन रही है उस परिस्थितियों के हिसाब से, आज की कंडीशन के हिसाब से कट ऑफ में ज़्यादा परिवर्तन आने के चांसेस नहीं है। केवल ये हो सकता है कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं बोनस है, अगर बोनस आएगा तो बोनस का तो मैंने आपको फंडा बहुत पहले ही बता दिया था कि सबके मार्क्स बढ़ते हैं तो वो सबके ही बढ़ेंगे, कट ऑफ भी उतनी बढ़ जाएगी, लेकिन स्टूडेंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक। उसको कट ऑफ का बढ़ना नहीं कहते हैं, कट ऑफ का बढ़ना उसको कहते हैं कि कुछ लोग जो सिलेक्शन हो रहे थे 125 पे अब उनका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि कट ऑफ जो 130 हो गई, क्योंकि 124 वाला बंदा 6 क्वेश्चन मार के 130 पे पहुंच गया, उसको कहते हैं कट ऑफ में चेंज, ना कि सबके 2-2 मार्क्स बढ़ गए तो वो कट ऑफ में चेंज नहीं है, वो तो नॉर्मलाइज हुआ, सबके ही मार्क्स उसमें बढ़ गए, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान से मैं आपको समझाना चाहता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें, ये हाई कोर्ट में जो याचिका है, और मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट अपना डिसीजन देगी 13 दिसंबर, मेरे को जहाँ तक नॉलेज है इसकी हियरिंग है, ठीक है, 13 दिसंबर को। तो 13 दिसंबर को देखेंगे क्या हाई कोर्ट डिसीजन देता है। अगर किसी क्वेश्चंस में अपना आंसर चेंज करते हैं तो एक बार हम स्टूडेंट्स से एक बार फिर से पता करेंगे और देखते हैं कि कितने कितने मार्क्स किसके बढ़ रहे हैं, और अगर किसी के मार्क्स ज़्यादा बढ़ रहे होंगे और बहुत सारे लोगों के मार्क्स अगर ज़्यादा बढ़ रहे होंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे फिर फ़र्क आ सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट लेवल की आपकी सीट्स होती हैं, स्पेशली L2 में वो मिनिमल होती हैं, किसी किसी सब्जेक्ट की किसी एरिया में बहुत ही, उस पर्टिकुलर ईयर में बहुत ही कम सीट्स आती हैं, तो वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ को वहीं डिस्कस करेंगे, अभी उसके लिए पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बात मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, होप आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। और जहाँ तक की बात है हमारे मैंने आपको कई चाहे वीडियो में बताया है फर्स्ट ग्रेड की, तो फर्स्ट ग्रेड की मैं आपको बता देता हूँ कि अभी केवल बस थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेटजी वाले वीडियोस पे मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ। मैं आपको मेनली डिसाइड करना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपका जो है सिलेबस को कवर किया जाए, ठीक है। तो वो अब काम चल रहा है, और आपका लगभग जो है 1 वीक के अंदर मैं आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो तो लेके आ ही जाऊँगा, जिसमें हम ये डिस्कस कर लेंगे कि हम क्या करने वाले हैं, और फिर हम धीरे धीरे क्या करेंगे, आपके जो है क्रैश कोर्स को लॉन्च कर देंगे, और फिर धीरे धीरे हम एक टॉपिक को धीरे धीरे पढ़ेंगे, तब तक की समझ के, और जैसे जैसे परीक्षा के नज़दीक आपका एग्ज़ाम की डेट आएगी तो फिर हम उसको सुपर फास्ट मोड में भी डाल देंगे, ठीक है। तो ये होगा, और स्ट्रैटेजी वाले जो मैंने आपको वीडियो हैं वो आपके चलते ही रहेंगे साथ साथ। वो बिल्कुल एक जनरल वीडियो होंगे कि आपको किस तरीके से, और जो इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो होंगे
जैसे कि रीट की कोई इन्फॉर्मेशन आती है या सेकंड ग्रेड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आती है, तो वो आपको मैं समय समय पे जैसे जैसे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे चैनल पे मिलेगी। तो जो चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं, या फटाफट से इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही वीडियो आए तो आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो बस मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।